मैं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं दोस्तों सेल सिग्नलिंग। दोस्तों ये सेल सिग्नलिंग का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी ने अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए, क्योंकि सेल सिग्नलिंग का ये सेगमेंट आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों ये एक अपडेटेड टॉपिक है और आजकल इस सब टॉपिकों की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जामिनेशन पेपर में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों तो अगर आपको सेल सिग्नलिंग का ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा सेल सिग्नलिंग के इस वीडियो को आपको बहुत ही सिंपली तरीके से, बहुत ही आसान टेक्निक के द्वारा समझाया जा सके। दोस्तों सेल सिग्नलिंग की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि सेल जैसे हैं, कोई भी सेल है वो किस तरीके से अपने मैसेजेस को किसी दूसरे सेल में देते हैं। आप कहेंगे ठीक है भाई, सोडियम के द्वारा पोटेशियम, न्यूरॉन सेल्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन कम्युनिकेशंस का ये सोडियम और पोटेशियम जस्ट एक कह सकते हैं एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं, ये एक मीडियम है दोस्तों। लेकिन इसको हम लोग सिग्नलिंग का नाम नहीं देते। ये एक एलिमेंट है जो कि सिग्नलिंग को करते हैं। लेकिन मतलब सिग्नलिंग का मतलब टोटली होता है कि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर इंफॉर्मेशंस को हमें ट्रांसफ़र करना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होते हैं कि कई तरीके के हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इस सब के बारे में कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किन सिग्नल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, किन सिग्नल मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करने वाले को क्या कहते हैं, इन सब के बारे में हम इस स्लाइड के अंदर आज जानेंगे बस। लेकिन दोस्तों आपको इतना मैं बता दूं कि ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो सेल सिग्नलिंग में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात दोस्तों, सेल सिग्नलिंग का जो टॉपिक है उससे इंटरेस्टिंग मुझे साइटोलॉजी के अंदर ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। लेकिन सेल सिग्नलिंग का जो एक टॉपिक है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे एक सिरे से, आप एक सीरीज़ में इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप कोई एक वीडियो देखें फिर दूसरा देखें। तो आप इस सीरीज़ में इस वीडियो की पूरी सीरीज़ में आप इसको लगातार देखते चलेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, तो आपको सारे वीडियोस जो हैं वो आराम से समझ में आ जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या है हमारी सेल सिग्नलिंग। सेल टिपिकली कम्युनिकेट यूजिंग केमिकल सिग्नल। सेल जनरली जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं कुछ केमिकल सिग्नल्स के द्वारा। दिस केमिकल सिग्नल्स विच आर प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल, एक सेकेंड कलर चेंज हो जाए, ठीक। These chemical signal, which are protein or other molecule produced by sending cell, are often secreted from the cell and released into extracellular spaces। ठीक है, कोई भी सिग्नल्स, अगर कोई एक सेल है उसके द्वारा एक सिग्नल भेजा जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में भेजा जाएगा, जो कि कम्युनिकेट होगा किसी अदर सेल के द्वारा। ठीक है, तो वो सिग्नल होगा। क्या होगा दोस्तों? वो सिग्नल होगा। इसके बारे में भी आपको एकदम आराम से पता चलेगा। पहले मैं इन पॉइंटों को देख लेता हूँ। देयर दे कैन फ्लोट लाइक मैसेज इन बॉटल ओवर टू नेबरिंग सेल। ठीक है, नॉट ऑल सेल कैन हियर अ पर्टिकुलर केमिकल मैसेजेस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी सेल जो हैं वो केमिकल पर्टिकुलर एक केमिकल मैसेज को समझ पाएँ। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट अ सिग्नल, मतलब कहने का ये है कि प्रॉपर जो एक पर्टिकुलर केमिकल सिग्नल होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर, मतलब कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल जैसा होता है उसके लिए पर्टिकुलर एक रिसेप्टर होता है। जस्ट आप कह सकते हो, जैसे कि आपने एंजाइम में पढ़ा हुआ है कि जिस तरीके का हमारा सबस्ट्रेट होगा उसी तरीके का एंजाइम प्रॉपर आके बाइंड करेगा। जैसे की एंड लॉक, जिसकी चाबी है उसका ताला भी होना ज़रूरी है, तभी जो है इन दोनों का यूज़ है। अगर उसी ताले की चाबी नहीं होगी तो वो ताला खुल नहीं सकेगा। तो कुछ इसी तरीके से अगर वो सिग्नल नहीं होगा, अगर वो रिसेप्टर नहीं होगा तो उसको जो सिग्नल है वो उस पर बाइंड नहीं कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द सिग्नल अ नेबरिंग सेल मस्ट हैव राइट रिसेप्टर फॉर द सिग्नल। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो राइट रिसेप्टर होना चाहिए, मतलब जिस तरीके का हमारा सिग्नल है उस तरीके से हमारे सेल के ऊपर रिसेप्टर भी होते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं कि आप एक बार खुद सोचिए कि कोई भी स्पर्म है वो एग को ही क्यों हिट कर रहा है, उसको एग ही क्यों मिल रहा है हिट करने के लिए। इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन उसको एग ही क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसमें एग इसलिए क्योंकि उस जगह पे, जिस जगह पे वो फर्टिलाइज करना है वहाँ पे क्या है, हमारे रिसेप्टर मौजूद है जहाँ पे आपके स्पर्म आकर के बाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पर्म पे क्या है, आपके सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आके उस पर बाइंड करेंगे। अगर आपको दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और इनहेंस नॉलेज चाहिए तो आप जस्ट मेरे प्रीवियस वीडियो जो मैंने डबल फर्टिलाइजेशन में डाला हुआ है उसमें आप जाएंगे तो स्पर्म कैसे माइक्रोपाइलर एंड से ही अंदर जाता है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर ऑफन कॉल्ड लिगेंड। सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम लोग लिगेंड का भी नाम देते हैं। अ जनरल टर्म ऑफ मॉलिक्यूल दैट बाइंड स्पेशली टू अदर मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ ये लिगेंड जाकर के बाइंड करते हैं सेल पे, उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, वो स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, उसको अदर मॉलिक्यूल को रिसेप्टर का नाम देते हैं।
Signaling molecule are often called ligand, a general terms molecule that bind specifically to other molecules such as receptor. नेक्स्ट की तरफ देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ये कोई सिग्नल, मान के चलिए ये हमारी एक डोनर है, क्या है, डोनर है, इसने सिग्नल को ट्रांसमिट किया और इस सेल के पास इस सिग्नल का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है। अब ये सिग्नल कुछ भी हो सकता है सिग्नल ग्रोथ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस को ले जा रहा हो सकता है कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस ले जा रहा हो हमारे मसल सेल्स के लिए, ठीक, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो जाकर के उसी तरीके के रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे जिसके लिए ये सिग्नल बने हुए हैं, ठीक है। मतलब कि हर एक रिसेप्टर का हर एक सिग्नल का अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर जो होते हैं वो पूरी तरीके से स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इस पर यही सिग्नल आकर के बाइंड करेगा। अगर आपको बता दूं कि ये मसल सेल का सिग्नल है तो ये मसल सेल पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस का, ठीक है, जैसे कि जस्ट एक आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर मसल सेल को ऑर्डर देना है कि भाई आपको इस जगह पे हाथ को जो है हटा लेना है, ठीक है, जस्ट आपने आँख पे हाथ रखा और जल गए, तो ये जो रिसेप्टर है ये प्रॉपर ये सिग्नल उसी वे में जाएंगे और जो रिसेप्टर है उसी रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होंगे जिनको ये काम करना है। लिगेंड द मॉलिक्यूल दैट, मतलब कि जैसे कि हमारा ओवम और स्पर्म है तो हमेशा ओवम पे हमारा स्पर्म ही जाकर के अटैच होना है, अदर कोई सेल उस रिसेप्टर पे जाकर के कोई भी सिग्नल एक्सेप्ट नहीं करवा सकती है। लिगेंड द मॉलिक्यूल दैट आर बाइंड टू द रिसेप्टर इज कॉल्ड लिगेंड, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जो बाइंड करता है रिसेप्टर उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। रिसेप्टर क्या होता है, सेल्स दैट कैन रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेजेस। तो जब ये हमारी जो रिसेप्टर होती है दोस्तों, जब इस पर कोई भी लिगेंड जाकर के बाइंड करता है तो उसी हिसाब से हमारी सेल, अब ये इन्फॉर्मेशंस हमारी रिसेप्टर एक्सेप्ट करेगी, इसको अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। तो ये हमारा भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है, क्योंकि ये सेल के बाहरी सरफेस पे है और ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, चूँकि ये हमारे बाहर आकर के इस पर बाइंड कर रहे हैं। अब इस सिग्नल्स को अंदर की तरफ ट्रांसमिट करके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए तक लाना, ट्रांसक्रिप्शन करना, फिर उस इन्फॉर्मेशन की प्रोटीन बनाना, ये हमारा इंट्रासेल्युलर का काम रहेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर दैट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज द बाइंड दैट मैसेंजर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो स्पेसिफिकली वो पहचानती है और उसके बाद क्या करती है कि उस सिग्नल्स को अपने ऊपर बाइंड होने देती है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे पूरी सेल सिग्नलिंग आपकी जो है वो आगे के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। दोस्तों ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब ये है कि जब खुद का ही सेल खुद के ही रिसेप्टर पे कोई भी सिग्नल भेजता है, समझ गए, जब खुद का सेल खुद के रिसेप्टर पे ही कोई सिग्नल भेजता है तो इसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। मतलब खुद का ही लिगेंड भी हो और खुद का रिसेप्टर भी हो, तो इस तरीके की चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। द सेल्स दैट इज प्रोड्यूसिंग द मैसेंजर एक्सप्रेस रिसेप्टर ऑन इट्स सरफेस दैट कैन रिस्पॉन्ड टू दैट मैसेंजर्स। उसके बाद क्या करें, ये इसी रिसेप्टर मतलब इसी सिग्नल मॉलिक्यूल के हिसाब से सेल को काम करे, सेल रिलीजिंग द मैसेजेस विद स्टिमुलेट और इनहिबिट देमसेल्फ, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिसेप्टर है दोस्तों, अगर वही उसी का सिग्नल मॉलिक्यूल्स उसी के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है तो सेल उसी के हिसाब से काम करेगी। अब ये फंक्शन डिसाइड करेगा कि किस तरीके का सिग्नल मॉलिक्यूल्स था, कौन सा इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसमिट कर रहा था या लेके जा रहा था और किस तरीके के रिसेप्टर पे वो जाकर के बाइंड किया है। दोस्तों दूसरी तरफ आपका है पैराक्राइन सिग्नलिंग। मैसेंजर मॉलिक्यूल ट्रैवल ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, आप देख रहे हैं बहुत ही पास डिस्टेंस है हमारे, तो जनरली शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होंगे कि ये आपके ट्रांसमिट हो जाते हैं, सेल टू सेल में ट्रांसमिट जो है देखिए बिल्कुल सटे हुए आपके नेबरिंग सेल जैसे हैं और ये देखिए ट्रांसमिट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलेंगे, मतलब जस्ट नेबरिंग सेल्स थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस टू सेल एंड दैट क्लोज प्रॉक्सिमेटली टू सेल दैट इज जनरेटेड द मैसेज। पैराक्राइन मैसेंजर मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली imitated in that ability to travel around the body because they are inherited unstable or they are degraded by enzyme और दे बाइंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। तो जनरली ये भी हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाइंड हो सकते हैं, फिर उसके बाद हमारे सेल में ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों पैराक्राइन सिग्नलिंग का मतलब मैंने बता दिया कि क्या होता है कि आपस की नेबरिंग सेल ही जब अपने लिगेंड को क्या करेगी, किसी भी प्रॉपर एक सेल के रिसेप्टर पे भेजेगी तो उसको हम लोग जनरली बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है दोस्तों। तो यही कहते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंसेस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टू सेल, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टू सेल दैट आर क्लोज प्रॉक्सिमेटली टू द सेल दैट इज जनरेटेड द मैसेज, मतलब कि बिल्कुल इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा यहाँ पे और उससे जो है ये ट्रांसफर होंगे, थोड़े बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के बीच में ट्रांसफर
हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपने पढ़ा होगा हार्मोन्स के केस में एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें जनरली ज़्यादातर हमारे हार्मोन्स होते हैं, और आपको पता है इस तरीके के जो सिग्नल होते हैं वो जनरली हमारे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा क्या होते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इंडोक्राइन सिग्नलिंग के द्वारा हम वो देखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई सेल है, बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, भी नियर बाई ही होनी चाहिए। तो ये क्या करेंगे कि आपके ब्लड स्ट्रीम से होते हुए सिग्नल मॉलिक्यूल किसी जाकर के रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएंगे। इस तरीके से दोबारा दोस्तों अब हम लोग, ये हमारे जस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया है। तो अगर इस तरीके की सिग्नलिंग होती दोस्तों तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग, जैसे हमें जनरली हार्मोन्स के केसेस में देखने को मिल जाता है। मैसेंजर मॉलिक्यूल रीच देयर टारगेट cell via passes through the blood stream. Endocrine messenger are also called hormones, and they typically act on target cells located एट डिस्टेंस साइट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ब्लड के द्वारा क्या करते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे हार्मोन्स हैं, आपने हार्मोन्स के आगे ही सुना होगा कि आपको देते दिस इज द एंडोक्राइन हार्मोन्स, सुना होगा आपने। तो आपको मैंने 3 तरीके के सिग्नलिंग के बारे में बताया। एक बताया ऑटोक्राइन, जब सेल अपने ही सेल पे सिग्नल मॉलिक्यूल को भेजेगा, अपने ही सेल के रिसेप्टर पे भेजेगा। सेम सेल मतलब कि सेम सेल जो है अपने ही उसका ही सिग्नल मॉलिक्यूल और उसका ही रिसेप्टर हो, तो ऑटोक्राइन। पैराक्राइन उसकी नियर बाय सेल हो, थोड़ा सा जैसे एक सेल हो और सेल के बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसके बाद फिर से हमारी दूसरी सेल हो, जब इस तरीके से नेबरिंग सेल को ट्रांसफर होती है तो पैराक्राइन। एंडोक्राइन ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो हमारे लिगेंड वगैरह होते हैं, जब वो जाकर किसी सेल पे बाइंड करते हैं तो उसको हम लोग जनरली एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप इन सिग्नलिंग। सिग्नलिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। बहुत सारी स्लाइड हैं दोस्तों, अगर इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी चीज़ कवर कर दूं, अगर नहीं होती हैं तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो, मैं पूरा सेल सिग्नलिंग आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों यहाँ पर बता रहा है स्टेप ऑफ सिग्नलिंग आखिर होती कैसे, कौन कौन सी स्टेप्स हैं हमारी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक लिया है, ये जो रीज़न है, ये वाला रीज़न, ये रीज़न दोस्तों है सेल के बाहर का रीज़न। ठीक है, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, और ये हमारा इंट्रा सेलुलर रीजन है, ये हमारे सेल के अंदर का रीजन है। तो दोस्तों देखिए, सिग्नलिंग में मैंने आपको सबसे पहले कहा कि कोई भी सिग्नल बाहर से आएगा। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में जब कोई सिग्नल आएगा तो ये हमारे क्या है दोस्तों, सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, सिग्नल मॉलिक्यूल। देखिए मैंने इस शेप का इसलिए इसको बनाया हुआ डायग्राम, ये मैंने ही बनाया दोस्तों। तो ये शेप का मैंने इसलिए बनाया है ताकि ये सिग्नल रिसेप्टर इसी के लिए स्पेसिफिकली इतने ही प्लेस, मतलब कोई और सिग्नल मॉलिक्यूल इस पर आकर के बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि एक प्रॉपर शेप का है, इसीलिए आकर के केवल और केवल स्पेसिफिक होता है, यही वाला जो है वो बाइंड कर पाएगा। तो ये आपके जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये जनरली हमारे रिसेप्टर हैं, और ब्लैक कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये दोस्तों देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग हो रही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग होगी दोस्तों, यहाँ पे आएंगे। तो जैसे ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग होगी, अब ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे मौजूद कोई, अगर ये तो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन दोस्तों जो अंदर की तरफ हमारे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, अंदर की तरफ आएंगे दोस्तों, और यहाँ पे मौजूद जो वो रिसेप्टर होंगे, वो किसी आकर, वो जो रिसेप्टर होंगे वो इन्फॉर्मेशन देंगे, और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो जीन जो भी होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। और वो जीन एक्टिवेट होने के बाद, या वहाँ पे एक प्रॉपर, मैं बताऊँगा, वहाँ पे जो एक प्रॉपर जीन है वो एक्टिवेट होगी, और वो जाकर के इन्फॉर्मेशन देगी कि आपको आगे जाकर के DNA से बाइंड करके पहले उसका ट्रांसक्रिप्शन करना है, फिर उसके बाद mRNA बनाने के बाद दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन करना है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसकी प्रोटीन बनेगी और प्रॉपर एक्सप्रेशन उसका होगा, जिसको हम लोग जनरली रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। तो आपने देखा जिस तरीके का सिग्नल हमारा आएगा उसी तरीके का रिस्पॉन्स उसी तरीके के रिस्पॉन्स वाली प्रोटीन हमारी बॉडी बनाएगी, और प्रोटीन डिसाइड करेगी कि आगे जाकर के सेल को कौन सा रिस्पॉन्स करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझने वाली चीज़ है। सबसे पहला होता है रिसेप्शन, मतलब कि ये इसको एक्सेप्ट करेगा, फिर ट्रांसडक्शन होता है, मतलब कि यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है, यहाँ पे जो हमारे सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होते चले जाते हैं, और जो भी यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो डिपेंड करता है कि आखिर ये किस तरीके की सिग्नलिंग है, मतलब कि ये किस तरीके की सिग्नलिंग है और हमें क्या रिस्पांस करवाना है, उस तरीके के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो जो सिग्नल्स आते हैं वो मॉलिक्यूल्स लगातार एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते जाते हैं, और फिर प्रॉपर वहाँ का एक्सप्रेशन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स। मतलब कि ये न्यूक्लियस में फिर जाते हैं और हमारे DNA से बाइंड करते हैं, उनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन ही जाकर के आगे रिस्पॉन्स करती है सेल प्रोटीन के हिसाब से।
दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे बायोसिंथेसिस एंड रिलीजिंग ऑफ द सिग्नल्स। सबसे पहले इसकी बायोसिंथेसिस होगी, फिर रिलीजिंग होगा, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल टू टारगेट सेल, फिर टारगेट सेल के पास वो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा, फिर ट्रांसडक्शन इन टारगेट सेल, फिर यहाँ पर ट्रांसडक्शन होगा, फिर अल्टरनेशन ऑफ सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, फिर उसके बाद सेल ग्रोथ होगी कि क्या फंक्शन करना है वो उसको समझना है, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स करेंगे, फिर टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल, फिर वो सिग्नल्स क्या होंगे दोस्तों, खत्म हो जाएंगे, डिग्रेडेड हो जाएंगे। तो स्टेप इन सिग्नलिंग में, तो मैंने जाते जाते आपको थोड़ा सा जल्दबाजी में बता दिया था इसको, इस लाइनों को मैंने ढंग से नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहला स्टेप था बायोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ सिग्नल्स, मतलब कि सबसे पहले क्या करना है कि एक सिग्नल्स जो भी हमारा होता है उसको रिलीज़ करना होता है। कहाँ से आ रही है रिलीज, किसी सेल से आ रही है, किसी हार्मोन्स का सिग्नल है, ये सब चीज़ें भी मैनर करती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल टू द सेल, फिर उन सिग्नल को क्या किया जाता है, सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। पहले वो हमें रिसेप्टर होते हैं, वो हम उनको सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं, फिर उस सिग्नल्स को जो होते हैं, अगर कोई इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं तो वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। ट्रांसडक्शन इन टारगेट सेल्स, और उसके बाद ये सिग्नल्स क्या होते हैं, इनको प्रोटीन्स जो होती हैं वो इनको लेकर के बराबर ही सिग्नल्स क्या करते हैं, जो भी वहाँ पे मौजूद डीएनए जीन है, प्रोटीन है, उसको ये एक्टिवेट करती हैं, और फिर उसी हिसाब से वो सिग्नल्स जाते हैं आपके ट्रांसमिट होते हैं, मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन जाकर के आपके जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हमारा डीएनए और आरएनए डीएनए वगैरह रहते हैं उन पे जाकर के बाइंड कर जाती है, जिससे एमआरएनए की प्रोसेस होती है और प्रोटीन बनती है जो कि आगे जाकर के सेल में रिस्पॉन्स करती है। अल्टरनेशन ऑफ सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, परसिस्टेंस टू रिस्पॉन्स, टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल्स, और इस तरीके से बाद में क्या होता है कि जो हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टर्मिनेट कर दी जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ स्टेप थी हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स की। अब मैं बात करूंगा थोड़ा रिसेप्टर की दोस्तों। तो कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं हमारे जो कि इंट्रासेलुलर होते हैं, इंटरसेलुलर मतलब अंदर की तरफ होते हैं, और कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि आखिर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हर चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करें कि सिग्नलिंग्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी क्या है, तो मेंटेन ऑफ होम्योस्टेसिस, मतलब आपको पता है होम्योस्टेसिस का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि जब आपकी सेल जो है वो किसी भी अपने आप को किसी भी क्लाइमेट, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी फॉरेन पार्टिकल के हिसाब से अपने आप को ढाले, तो उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं दोस्तों, होम्योस्टेसिस कहते हैं। हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल ऑफ सेल डिवीज़न एंड सेल डेथ। होम्योस्टेसिस का मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दे रहा हूँ कि मान के चलिए आप किसी कार के अंदर हैं, आपकी कार के अंदर क्या है एसी चल रही है, लेकिन आप जैसे ही क्या होते हो कार के बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि वेरी गॉड बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है। तो आप जब कार में रहोगे तो उस समय आपको एसी चलता रहता है, लेकिन बाहर निकलने में गर्मी फील होती है। थोड़े टेम्परेचर तक आपकी शरीर क्या करती है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है, मतलब कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करती है। इसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डेथ, दोस्तों जितनी भी हमारी सेल डिवीजन है, सेल डेथ है, वो सभी हमारे डिपेंड करती हैं हमारे सेल सिग्नलिंग पे। दोस्तों सेल सिग्नलिंग का वीडियो चलेगा तो मैं थोड़ा सा वीडियो इसमें कैंसर का भी डालना पसंद करूंगा, और थोड़ा सा वीडियो मैं इसमें अपॉप्टोसिस का भी डालना पसंद करूंगा, जिससे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आखिर ये सेल डिवीज़न और सेल सिग्नलिंग के और ये सेल डेथ जो एक हमारे नेचुरल प्रोसेस होती है सेल की, वो किस तरीके से काम करती है और कैसे वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। एडॉप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस, दोस्तों इन्वायरमेंटल कंडीशंस को जो है के हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट करती हैं। कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंटल एंड ग्रोथ, क्या करती हैं कि जो भी आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि भाई बॉडी के कौन से पार्ट को आपको ग्रो कराना है, कौन से पार्ट में ज़्यादा सेल डिवाइड करनी है, किस तरीके का प्रॉपर उसको शेप देना है, किस तरीके की टिश्यूज़ बनानी है, ये सभी ऑपरेट करना हमारा सेल सिग्नलिंग का काम होता है। रिलीज एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड अदर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है और एंडोक्राइन सिग्नलिंग पाया जाता है। तो ये जो सिग्नलिंग होती है ये प्रॉपर कौन सा हार्मोन्स किस सेल को चाहिए, किस सेल में कौन से हार्मोन्स जरूरी होते हैं, किस ये सभी मतलब उस भाई जाहिर तौर पर मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए कि अगर कोई हार्मोन्स एड्रेनालिन मान लीजिए एड्रेनालिन को ही ले लेते हैं, तो वो उसी सेल पे जाएगा जिस सेल पे उसका रिसेप्टर होगा। तो जहाँ जहाँ उसका रिसेप्टर होगा वहाँ की चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। तो बस इसी तरीके से आप सिंपली एग्जांपल को लेकर के चलेंगे। प्रॉपर एक हार्मोन्स अगर वो थायराइड ग्लैंड के लिए तो उसी का है थॉरोक्सिन जो है वो उसी के हार्मोन्स पे जाकर बाइंड करेगा, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे पे जाकर बाइंड करे। जहाँ जहाँ उसका रिसेप्टर मौजूद रहेगा उसी पे जाकर वो बाइंड करेगा और उसकी सेल उस तरीके से एक्टिविटी करेगी। रिस्पॉन्स इलिसिटेड बिटवीन organism including establishment of पैथोजेनेसिस, एक्टिवेशन ऑफ डिफेंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिम्बियोसिस। ठीक है, तो इन सब दोस्तों इन सब जगह पे भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जब होगा तो प्रॉपर आपको पता है कि कौन सी सिग्नलिंग होनी है, जब कोई भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन होना है। मतलब कहने का मैं टोटली बताता हूँ, कोई एंटीबॉडीज़ आ रही है, कोई एंटीजन आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तब उसको प्रॉपरली पता है कि सिग्नलिंग करके हमें एंटीबॉडीज़ वाली सेल पर जा करके बाइंड करना है, उसको सिग्नल देना है कि भाई यहाँ पर जो है वो आपकी
चीज़ें क्या हैं, क्रिएट हो चुकी हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करना चाहिए, इम्यून सेल को फंक्शन करना चाहिए, उनको एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए। ये सभी चीज़ें जो है वो सब हमारा सेल सिग्नलिंग पे डिपेंड करता है। और दोस्तों A to Z आपकी अगर सेल कम्युनिकेट नहीं करेगी, जाहिर तौर पे दोस्तों अगर कोई सेल एक जगह पे हो, आप ही हो एक जगह पे हो, अगर अपने ज्ञान को केवल ले करके बैठोगे तो उस ज्ञान को एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अनअकैडमी जैसे मेरा एक ऐप है, तो अगर मुझे अनअकैडमी के बारे में पता ना होता तो मैं केवल कितने लोगों को दे पाता, कुछ लोगों को, लेकिन यहाँ पे देने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब कि इवोल्यूशन इसी तरीके से दोस्तों आपको देखने को मिलता है। अगर सेल सिग्नलिंग नहीं हुई तो इवोल्यूशन का टर्म जो है वो बिल्कुल भी समझ में आपको नहीं आ सकता है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ और पॉइंट्स भी हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल सिग्नलिंग। व्हेन अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाइंड टू इट्स रिसेप्टर इट्स अल्टर द शेप ऑफ एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर ट्रिगरिंग टू चेंज इनसाइड द सेल। ठीक है दोस्तों, जब कोई भी रिसेप्टर जो है वो किसी भी सेल के सिग्नल जो कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है तो उसी हिसाब से उसकी सेल भी क्या करती है, एक्टिविटीज़ जो होती है वो अंदर इनसाइड द सेल बदल जाती है। सेल सिग्नलिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट गवर्न बेसिक सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड कोऑर्डिनेट सेल एक्शंस। तो बहुत ही बेसिक से जो हमारे सेल के अंदर चेंजेस होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो सब हमारे सेल सिग्नलिंग पे डिपेंड करती हैं। द एबिलिटी ऑफ सेल टू प्रिसाइज एंड करेक्टली रिस्पॉन्ड टू माइक्रो इन्वायरमेंट एंड द बेसिक डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर, इम्यूनिटी एज वेल एज नॉर्मल टिश्यू होम्योस्टेसिस, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सेल सिग्नलिंग इज प्रोसेस थ्रू विच लिविंग सेल इंटरेक्ट विथ सेलुलर इन्वायरमेंट एंड नेबरिंग सेल। ठीक है, तो कोई भी लिविंग सेल है तो वो बगल के किस तरीके इंटरेक्ट करती है, जो भी उसके बगल की सेलुलर है, इन्वायरमेंट उसके कैसा है, क्या वो सेल सही है, तो इस तरीके के बैलेंस का भी काम हमारी सेल सिग्नलिंग करती हैं। इंटरसेलुलर सिग्नलिंग इज द की ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आपको ये पॉइंट अभी जस्ट बताया कि इंटरसेलुलर सिग्नलिंग क्या है दोस्तों, इवोल्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। क्योंकि अगर ये सिग्नलिंग नहीं होगी तो आपकी सेल को पता नहीं चलेगा कि आगे आपके सेल में कौन से DNA, कौन सी प्रोटीन बनेगी और किस तरीके का एक्सप्रेशन होगा दोस्तों। तो ये जो छोटे मोटे सिग्नल मॉलिक्यूल्स है आपके मसल सेल्स, इन सभी चीज़ों से जाते हैं, ये सभी किसी न किसी रिसेप्टर से जाकर बाइंड करते हैं और आगे इवोल्यूशन के जो भी टर्म्स हैं उनको बढ़ावा देते हैं। दिस इन्वॉल्व डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म वेल ऑफ रिस्पॉन्ड स्पेसिफिक सेल टू ग्रुप ऑफ सेल एंड इन्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, तो बाहरी के इन्वायरमेंट वगैरह वही होम्योस्टेसिस का पॉइंट इसमें भी आएगा। मैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पूरे स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, क्योंकि ये पूरे स्लाइड्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से मिल करके बने हुए, चाहे ये वाले हैं। सेल सिग्नलिंग के जितने भी स्लाइड्स हैं दोस्तों वो मेरे द्वारा प्रिपेयर जरूर किए गए हैं और इस तरीके के जरूर प्रिपेयर किए गए हैं, लेकिन जो है ये डाटा जो है दोस्तों वो बहुत ही मैंने अच्छी जगहों से पढ़ करके इस स्लाइड्स को कहीं से प्रिपेयर किया हुआ है। तो आप प्लीज़ इन स्लाइडों को ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट नॉलेज है हमारे सेल सिग्नलिंग के लिए और एक बहुत बेसिक नॉलेज है। सेल सिग्नलिंग दोस्तों एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन प्री मेडिकल के बच्चों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप रिसर्च एरिया से इन्वॉल्व होना चाहते हैं और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और रिसर्च एरिया के बच्चे, तो प्लीज़ इस चीज़ के प्रति सचेत रहें कि आपको आने वाले समय में जो है सेल सिग्नलिंग को ज़रूर पढ़ना है। चाहे आप जो भी करें, चाहे आप प्री मेडिकल के बाद एक डॉक्टर भी बने, आपको सेल सिग्नलिंग को जानना बहुत ही आसान और बहुत ही ज़रूरी है। आगे की तरफ दोस्तों मैं बात करूंगा स्लाइड में आपसे टाइप ऑफ रिसेप्टर के बारे में। दोस्तों रिसेप्टर जो होता है जनरली जो टाइप ऑफ रिसेप्टर है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिसेप्टर के टाइप हमें पता होने चाहिए, क्योंकि उस पर आकर के हमारे सिग्नल बाइंड करने हैं। तो वो किस तरीके का हमारा रिसेप्टर है, उसी तरीके का सिग्नल मॉलिक्यूल्स आकर के उस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि वो रिसेप्टर किस नेचर का है, क्या वो रिसेप्टर किस तरीके के सिग्नल मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करेगा। तो कहते हैं रिसेप्टर आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन द टारगेट सेल्स और इट्स सरफेस दैट बाइंड लिगेंड्स। जनरली जो हमारे रिसेप्टर होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के होते हैं। तो जिन बच्चों के पास ये सवाल है कि आखिर रिसेप्टर बना किससे होता है, तो जनरली सभी के सभी दोस्तों कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई प्रोटीन होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाहिर तौर पे कोई ना कोई प्रोटीन ही बाइंड होगी। इन द टारगेट सेल ऑन इट्स सरफेस दैट्स बाइंड लिगेंड, जहाँ पे हमारे लिगेंड बाइंड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर जनरली हमारे दो तरीके के होते हैं।
होते हैं, एक होते हैं इंटरनल रिसेप्टर्स और एक होते हैं दोस्तों सेल सरफेस रिसेप्टर। तो दो तरीके के रिसेप्टर आपको पता लगाना है, एक इंटरनल रिसेप्टर जो हमारे सेल के अंदर मौजूद होंगे, एक रिसेप्टर जो हमारे सेल सरफेस के बाहर की तरफ मतलब सरफेस पे होंगे, बाहर की तरफ नहीं मतलब सरफेस पे, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल सरफेस रिसेप्टर कहलाते हैं। तो और हर तरीके का सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी उसी तरीके से, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो आपके सेल सरफेस पे आके, जो इंट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर आकर के एक्सेप्ट होंगे। तो इस तरीके से रिसेप्टर के हिसाब से सिग्नल मॉलिक्यूल्स के भी जो आपके कैटेगरीज है वो भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, जिससे कि आपको आसानी से डिटेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे की तरफ कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कि इंटरनल रिसेप्टर। दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और आपको समझने के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि इंटरनल रिसेप्टर कैसे हमारे काम में लेते हैं। दोस्तों ये डायग्राम दोस्तों मैंने थोड़ी जल्दबाजी में बनाया है, लेकिन फिर भी आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमारे इंटरनल रिसेप्टर है कि जो हमारे इंटरनल रिसेप्टर है वो किस तरीके से हमारे सेल पे फंक्शन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंटरनल रिसेप्टर आर आल्सो नोन एज इंट्रासेलुलर और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। इस तरीके के रिसेप्टर को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं दोस्तों, इंट्रासेलुलर और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। जनरली कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, मतलब सेल के अंदर पाए जाते हैं। एंड रिस्पॉन्ड टू हाइड्रोफोबिक लिगेंड मॉलिक्यूल्स, और जनरली ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि जनरली हाइड्रोफोबिक होंगे वही तो हमारे सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे, उस तरीके के मॉलिक्यूल्स को जो है ये जनरली एक्सेप्ट करते हैं। दैट आर एबल टू ट्रैवल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वन इनसाइड द सेल। जैसे वो सेल के अंदर आते हैं, मेनी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स बाइंड टू प्रोटीन। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रोटीन से आकर के, हमारी क्या है, प्रोटीन से आकर के बाइंड कर जाते हैं। बाइंड टू प्रोटीन दैट एक्ट एज रेगुलेटर ऑफ mRNA, जो कि क्या होती है, एक तरीके का रेगुलेटर होता है mRNA का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही हमारा डीएनए है और इसी से हमारी mRNA बनेगी। mRNA सिंथेसिस टू मीडिएटेड जीन एक्सप्रेशन, और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपकी RNA बन जाएगी और इसके बाद हमारी साइटोप्लाज्म के बाहर उसकी प्रोटीन बनेगी, जिसके बाद उसको साइटोप्लाज्म तो ये हमारा एक न्यूक्लियस रहेगा दोस्तों, सॉरी ओके, ये हमारा दोस्तों न्यूक्लियस है। तो जनरली हम न्यूक्लियस बनाना भूल गए थे आपसे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा डीएनए, फिर आरएनए, और उसके बाद फिर हमारी प्रोटीन होगा, जिसके कारण उसका एक्सप्रेशन होगा। जीन एक्सप्रेशन ऑफ द सेलुलर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल डीएनए इनटू सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, जो कि बनाएगी प्रोटीन, दैट अल्टीमेटली फॉर्म्स ऑफ अ प्रोटीन। व्हेन द लिगेंड्स बाइंड टू इंटरनल रिसेप्टर, जब लिगेंड जो है इंटरनल रिसेप्टर पे बाइंड करती है, अ कन्फर्मेशनल चेंज एक्सपोज अ डीएनए बाइंडिंग साइट ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, तो उसका कन्फर्मेशन मतलब उसका स्टेज जो होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, जनरली चेंज हो जाता है। उसके बाद चेंज एक्सपोज ऑफ डीएनए बाइंडिंग साइड ऑफ प्रोटीन, द लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मूव्स इनटू न्यूक्लियस। वो जनरली क्या करती है, मूव्स करती है न्यूक्लियस में। इस स्टार्टिंग से बात बता रहे हैं, डीएनए बाइंडिंग साइड प्रोटीन, द लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मूव टू द न्यूक्लियस बाइंड टू स्पेसिफिक रेगुलेटरी रीजन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, और कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन होगा डीएनए का जहाँ पे वो आपकी बाइंड करेगी। एंड उसके बाद क्या होगा, स्पेसिफिक रेगुलेटरी रीजन जहाँ से आपका एक्सप्रेशन होना, मतलब जहाँ से आपकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए एंड प्रमोट्स द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। इंटरनल रिसेप्टर कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशंस विदाउट हैविंग पास टू सिग्नल्स टू रिसेप्टर और द मैसेंजर। और इंटरसेलुलर मैसेंजर जो होते हैं दोस्तों, ये जनरली डायरेक्टली जो होते हैं वो आपके सिग्नल्स को दे देते हैं आपके सेल को कि आपको क्या करना है, आगे जा करके आपको किस तरीके का फंक्शन